नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है, राजनीतिक नाटक चल रहा है, वो अभी चालू है। उसका सीन एक जो है शिफ्ट हो गया है गुवाहाटी में। एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी पहुंच गए और वहां से उनकी शिवसेना के नेताओं से यहाँ बातचीत हो रही है और बातचीत अभी कुछ समय तक और चलेगी। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, ये मैं उसकी ओर इशारा करता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। आपको सबको लग रहा था कि जो बगावत हुई है, परसों रात से शुरू हुई है शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसके बाद महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है गठबंधन की, वो उसके दिन पूरे हो गए हैं। उद्धव ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री रह लिए। पहली बार और जीवन में आखिरी बार मुख्यमंत्री बनने का उनका जो इरादा है, सपना है, वो पूरा हो चुका है। मामला केवल इतना नहीं है। एक बात तो ये हुई है कि शिवसेना के इन विधायकों ने संजय राउत का वो बहुत बड़ा झूठ और उद्धव ठाकरे का कि जिसमें सहमति थी, जो 2.5 साल से लगातार बोला जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को और ख़ासतौर से उद्धव ठाकरे को ये आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बिल्कुल झूठ बात थी। बीजेपी ने कभी ऐसा वादा नहीं किया था। ये सब शिव सैनिक बोल रहे हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है कि संजय राउत ने झूठ बोला, उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया, सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया, जो उनके पिता ने जिसका पूरे जीवन विरोध किया। वो सब बातें अपनी जगह पे हैं। शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार जा रही है और ऐसा कल से आपको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मेरी भी धारणा थी कल कि उद्धव ठाकरे उसको बचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए जो है संदेशवाहक भेजने की कोशिश, भेजा भी गया, फ़ोन से बातचीत, ये सब कोशिशें हो रही हैं। उनको मालूम है कि उनकी सरकार जा चुकी है। सरकार जा चुकी है। आप उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मानिए कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री, जो उनके परिचय में जो लिखा था मंत्री महाराष्ट्र सरकार, वो हटा दिया है। शिवसेना ने विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटाने का पत्र जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को भेज दिया है। हालांकि वो भी मान्य नहीं होगा क्योंकि उस पर केवल 22 विधायकों के दस्तखत हैं। मतलब बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ है और जो 2/3 बहुमत चाहिए। देखिए, एकनाथ शिंदे के सामने विकल्प क्या है? विकल्प जो 10th शेड्यूल है, वो समय चला गया जब 1/3 लोग निकलकर अलग गुट बना लेते थे या मर्ज कर जाते थे। अभी जो संविधान की 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल के बारे में लिखा गया है, उसके मुताबिक किसी भी दल में टूट के लिए 2/3 सदस्यों का साथ आना ज़रूरी है। तो एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 सदस्य हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। 2/3 सदस्य अगर ये टूट जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी पार्टी नहीं बना सकते, अलग गुट नहीं बना सकते। वो पुराना नियम था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान संशोधन करके बदल दिया। अब जो स्थिति है उसमें ये अलग हुए गुट के सामने एक ही विकल्प है, मात्र एक विकल्प, कि वो किसी और दल में अपने गुट का विलय कर दें। तो एकनाथ शिंदे के सामने भी वही विकल्प है कि 2/3 सदस्यों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। दूसरे विकल्प की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें एकनाथ शिंदे हैं क्या। एकनाथ शिंदे ठाणे डोंबिवली के सबसे कद्दावर नेता हैं शिवसेना के। एकनाथ शिंदे ठाणे के जो सबसे मजबूत शिवसेना के नेता थे, आनंद दिघे, जिनके बारे में कहा जाता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना के नंबर 2 के नेता हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, सबसे मजबूत शिवसैनिक हैं, उनके शिष्य हैं। आनंद दिघे की जब मौत हुई तो ये कहा गया कि उनकी जगह कोई नहीं भर सकता, लेकिन बहुत ही जल्दी एकनाथ शिंदे ने उस जगह को भर दिया। इस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बाद शिवसैनिकों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की सुनी जाती है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। जो स्थिति अब बदल गई है, अब एकनाथ शिंदे की सुनने के लिए विधायक पहले से ज़्यादा तैयार हैं। जो 2.5 साल पहले नहीं थे।
2.5 साल पहले भी ये सरकार न बन पाती अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े न होते मजबूती के साथ। उस सरकार को बनने में एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा मामला केवल ठाणे और डोंबिवली का नहीं है। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, नासिक, धुले, नंदुरबार और अहमदनगर जिलों में एकनाथ शिंदे का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। शिवसैनिक उनके कहने से उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं। शिवसेना में जितने मंत्री हैं उनमें से ज़्यादातर मंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे की बात सुनते हैं। उसी एकनाथ शिंदे को पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे ने लगातार अपमानित किया, लगातार उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश हुई। मंत्रिमंडल के बंटवारे में हुई, उसके बाद उनको जो मंत्रालय मिला उसके कामकाज में दखलंदाजी मुख्यमंत्री की, काम नहीं करने देना। और एकनाथ शिंदे ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों के स्कूल के एडमिशन से लेकर उनके इलाज को लेकर, उनकी बेटियों की शादी को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, इन सब मामलों में हर समय तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं मदद करने के लिए शिवसैनिकों की। तो ऐसे नेता को अपमानित किससे कराया उद्धव ठाकरे ने? खुद तो किया ही, अपमानित कराया अनिल परब से, अपमानित कराया संजय राउत से, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनके कहने से 5 वोट नहीं मिलने वाले। उन संजय राउत से अपमान कराया गया लगातार। हालांकि हो तो रहा था ये काफ़ी समय से, लेकिन तत्काल की जो 2 घटनाएं हैं उनका जिक्र करूंगा। एक, जब MLC का चुनाव हो रहा था तो शिवसेना की बैठक हुई, उसमें संजय राउत का प्रस्ताव था कि जो शिवसेना के एडिशनल वोट है, सरप्लस वोट हैं, वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। एकनाथ शिंदे ने विरोध किया कि हम कांग्रेस को अपना वोट क्यों देंगे, हम अपना वोट कांग्रेस को शिफ्ट नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और वो हुआ, मजबूरी में मानना पड़ा। डर था उद्धव ठाकरे को कि अगर न माना, एकनाथ शिंदे की बात न मानी गई तो क्या होगा, कुछ पता नहीं। दूसरा मुद्दा, सोमवार को, इसी सोमवार की बात है, शिवसेना की बैठक में ये इस बात पर विचार विमर्श हो रहा था कि मुंबई, ठाणे और दूसरे राज्य के दूसरे शहरों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या स्थिति हो। तो एकनाथ शिंदे का कहना था कि ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव शिवसेना को अकेले लड़ना चाहिए, वो गठबंधन में नहीं लड़ना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि अभी तुम नौसिखिए हो, तुमको कुछ मालूम नहीं है, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। एकनाथ शिंदे उस बैठक से बीच में उठकर चले गए। उसके बाद से वो अनट्रेसेबल हो गए। उन्होंने अपने विधायकों को कुछ भेजा सूरत, उसके बाद खुद चले गए, फ़ोन बंद कर लिया। यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये हैं एकनाथ शिंदे। कितनी ताकत है इसका अंदाज़ा लगाइए कि उद्धव ठाकरे को भी भनक नहीं लगी और 40 विधायक चले गए। जब तक उनको भनक लगती तब तक खेल हो चुका था, चिड़िया खेत चुप चुकी थी। अब दूसरे विकल्प की जो मैं बात कर रहा था, दूसरा विकल्प है एकनाथ शिंदे के सामने, जिस पर वो अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर वो अपने धड़े का बीजेपी में विलय नहीं करते, जिसके संकेत वो लगातार दे रहे हैं, जिसके बारे में बीजेपी भी चुप है। हालांकि इस घटना की महाराष्ट्र की लोग तुलना कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक चले गए थे कर्नाटक और बीजेपी सामने नहीं आ रही थी। उसका कहना था कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है। इसी तरह से शिवसेना की इस बगावत में भी बीजेपी अभी बाहर से खड़ी देख रही है, हालांकि इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब कुछ बीजेपी की मदद से हो रहा है, बीजेपी के इशारे से हो रहा है, बीजेपी की रणनीति के हिसाब से हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश जैसा ऑपरेशन नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। तो दूसरा विकल्प है एकनाथ शिंदे के सामने, अगर उनको अपनी पार्टी बनानी है, वो है शिवसेना पर कब्जा करना। वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बार बार कह रहे हैं कि हम असली शिवसैनिक हैं, हम बाला साहब ठाकरे के लोग हैं, हम हिंदुत्व से समझौता नहीं करते, हम सत्ता के लिए जो है वो अपने सिद्धांतों से, हिंदुत्व से समझौता नहीं करते। वो उद्धव ठाकरे की ओर इशारा कर रहे हैं कि सत्ता के लिए आपने सब कुछ किया, हर तरह का समझौता किया।
तो उद्धव ठाकरे की चिंता इस समय सरकार बचाने की बिल्कुल नहीं है। उनको मालूम है कि ये सरकार जा चुकी है, ये पास्ट टेंस में है सरकार, तो इसके बचने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। उद्धव ठाकरे के सामने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है शिवसेना को बचाने की। अभी तक जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं। वो ये दावा करना चाहते हैं, आप देखते रहिए कुछ दिन में वो इलेक्शन कमीशन में, और जो है पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो अदालत में भी, कि असली शिवसेना हम हैं। चुनाव आयोग हमें मान्यता दे शिवसेना के रूप में, शिवसेना का सिंबल हमको मिले। इस लड़ाई में होगा ये कि अगर ऐसा एकनाथ शिंदे करते हैं तो ये सिंबल जो है शिवसेना का वो फ्रीज हो जाएगा, दोनों पक्षों को नया सिंबल मिल जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास बचेगा क्या? अब आप कहेंगे कि ये हो कैसे सकता है। अतीत में इसके दो उदाहरण हैं जब ऐसा हुआ है, जब पार्टी से किसी को निकाला गया है या पार्टी से कोई अलग हुआ है और उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया, साबित कर दिया कि असली पार्टी वही है। पहला इंस्टेंस है इंदिरा गांधी का, जब 1969 में निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया, पार्टी से उनको निकाल दिया गया। तब उन्होंने स्प्लिट किया पार्टी को और ये दावा किया कि असली कांग्रेस वो है। इसके लिए लंबा केस चला अदालत में भी, आखिर में चुनाव आयोग में भी और जनता की अदालत में भी साबित हुआ कि असली कांग्रेस जो है वही है जिसकी अध्यक्ष इंदिरा गांधी है। तो ये एक उदाहरण तो ये है। दूसरा उदाहरण जो परिवार के अंदर का है वो है आंध्र प्रदेश का। एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी उन्होंने बनाई थी, तेलुगु प्राइड के नाम पर बनाई थी, तेलुगु बिड्डा का नारा देकर बनाई थी। जो इंदिरा गांधी ने तेलुगु लोगों का अपमान किया था उसके जवाब में बनाई थी। वो पार्टी पहले ही अपनी कोशिश में सत्ता में आई। जब एनटी रामाराव का स्वास्थ्य खराब हुआ, उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी, पार्टी का काम उस समय संगठन का काम देख रहे थे उनके दामाद एन चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया और उनकी मौत के बाद कोशिश हुई, और मौत से पहले भी एनटी रामाराव कोशिश कर रहे थे कि अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को पार्टी की विरासत सौंप दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया और वही असली तेलुगु देशम पार्टी बन गए। ये दो उदाहरण हैं अतीत में। उसी ओर मेरा मानना है, जो मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है, अभी तक का जो घटनाक्रम है, जो एकनाथ शिंदे का बयान है, जिस तरह से बीजेपी शामिल होते हुए भी अपने को अलग रखे हुए है, उन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह का जो एजेंडा है वो इस सरकार को गिराना नहीं था। तो फिर कह रहा हूँ कि हम सब आप मान रहे थे कि उनका एजेंडा था कि इस सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार बनवाना है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाना है। नहीं, ये छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि शिवसेना ने जो किया उसका सबक उसको सिखाया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने जो धोखाधड़ी की, जिस तरह से इतने लंबे पारिवारिक संबंध होने का लिहाज नहीं किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से अपने नेताओं से गाली दिलवाई, उस सब के बाद उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना नहीं रहनी चाहिए। ये लक्ष्य था, उसी ओर एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं। वरना तो उनके पास 2/3 बहुमत है, वो अभी अपने विधायकों की बैठक करते, उसमें प्रस्ताव पास करते कि हम भारतीय जनता पार्टी में अपने धड़े का विलय कर रहे हैं। बात ख़त्म, गवर्नर के पास जाते और बीजेपी और वो सब मिलकर दावा करते कि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई, हमको सरकार बनाने का मौका दीजिए। ये नहीं हो रहा है अभी। बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों का मकसद है शिवसेना पर कब्जा करना। एकनाथ शिंदे को ये बात समझ में आ गई है कि पार्टी चलाना, संगठन चलाना उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं है। सरकार तो वो चला ही नहीं पा रहे हैं, संगठन भी नहीं चला सकते। ये साबित करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। उसी ओर सारा घटनाक्रम बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचा पाएंगे, इसमें अभी शंका लग रही है। जिस तरह से भाषा बदली है उद्धव ठाकरे, उनके साथियों की, वो संजय राउत हो या दूसरे नेता हों, आपको आदित्य ठाकरे बोलते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे।
वो अपनी खोल में वापस लौट गए। उनको समझ में आ गया कि उनकी हैसियत क्या है। उद्धव ठाकरे का पुत्र होने के अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है। और वो गुवाहाटी में जो विधायक हैं उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे और एक और विधायक, 2 विधायकों को छोड़कर शिवसेना के सारे विधायक उनके साथ हैं। तो मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला है। इसको एक बार थोड़ा सा सेटल होने दीजिए 2-4-6 दिन में। उसके बाद शिवसेना के संसदीय दल में भी फूट होगी। संसदीय दल का बड़ा हिस्सा यानी 2/3 वो टूटेगा। वो या तो एकनाथ शिंदे अगर वो पार्टी पर कब्जा करते हैं उनके साथ जाएगा, नहीं तो बीजेपी के साथ आएगा। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समाप्त करने का अभियान है ये केवल सरकार गिराने और बनाने का अभियान नहीं है। इसको इसी रूप में देखना चाहिए। आगे घटनाक्रम क्या मोड़ लेते हैं, किस तरह का घटनाक्रम होता है, केवल मामला विधायकों और सांसदों तक नहीं रहेगा। अगर वो कब्जा करना चाहते हैं तो संगठन पर भी उनका कब्जा होना जरूरी है। चुनाव आयोग ये भी देखेगा कि राज्य इकाई जो है, जिला इकाई जो है, ब्लॉक लेवल की जो इकाई है, उनमें भी आधे से ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ और ये 2/3 का जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है। वहाँ आधे से ज़्यादा होना चाहिए, 50% +1 होना चाहिए। तो अगर एकनाथ शिंदे को कब्जा करना है पूरी शिवसेना पर, तो ये पूरी स्प्लिट जो है वो 2 फाड़ पार्टी को करना पड़ेगा और उसका बड़ा धड़ा अपने साथ रखना पड़ेगा, तब कब्जा होगा। उतना वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन शिवसेना में पिछले 2.5 साल में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का रास्ता छोड़ दिया, हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया, उन लोगों के साथ चले गए, उन शक्तियों के साथ चले गए जिनका बाला साहब अपने पूरे जीवन काल में विरोध करते रहे, जिनके विरोध पर उनकी राजनीति चलती रही। उन्हीं की गोद में जाकर उद्धव ठाकरे बैठ गए और उन्होंने ये सोचा नहीं कि आगे क्या होना है। भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, सिर्फ इतना सोचा कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो मुख्यमंत्री बन गए, इतनी इच्छा तो उनकी पूरी हो गई। लेकिन किस कीमत पर, क्या क्या कीमत देकर मुख्यमंत्री पद हासिल किया, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।